हेलो दोस्तों, मैं हूं शंकर। एक बार फिर से ट्रिकी बाई विश्वगुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 12th क्लास के आर्थ जियोग्राफी बुक 2 का भूगोल पार्ट 7 खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को इसमें चैप्टर 20 से परिभाषा लाया हूं दोस्तों, जो आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट है। दोस्तों, मैं आप लोग को टॉपिक बाय टॉपिक इसका डेफिनेशन परिभाषा लिखवाऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मेरा इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। हाँ, और मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब तथा लाइक करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फाइनल एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। कहा गया है डिवीज़न के लिए रिवीजन चाहिए। इसीलिए दोस्तों, अगर आप लोग को अच्छा डिवीज़न चाहिए, अच्छा मार्क्स लाना है, तो इसे वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप डिवीज़न ला सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज और ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत जो जो हमको पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग खनिज पढ़ेंगे। खनिजों को धात्विक अधात्विक खनिज जानेंगे। इसके बाद भारत में खनिज एजेंसी, भारत में खनिजों का प्रकार, ऊर्जा संसाधन, खनिजों का संरक्षण उपाय इत्यादि के बारे में हम लोग विस्तार से इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों खनिज को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला को कहते हैं धात्विक खनिज और दूसरा को कहते हैं अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज जिसमें धातु हो उसको धात्विक खनिज कहते हैं, और अधात्विक खनिज जिसमें धातु न हो। धात्विक खनिज को दो भागों में बांटा गया है, लौह और आपको अलोह। लोह के अंतर्गत लोह अर्थात जिसमें लोहा होता है, और अलोह अर्थात जिसमें लोहा नहीं होता है। इसके अंतर्गत लोहा, मैग्नीज इत्यादि आते हैं, जबकि अलोह के अंतर्गत तांबा, बॉक्साइट इत्यादि आते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज को दो भागों में बांटा गया है, ईंधन खनिज और अन्य अधात्विक खनिज। ईंधन खनिज अर्थात जिसमें ईंधन खनिज लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस होता है, और अधात्विक खनिज में वो सब होता है। इन सभी को बारी बारी से हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं खनिज। खनिज एक प्राकृतिक पदार्थ है जिन्हें खनन की प्रक्रिया द्वारा प्रकृति से प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए लोहा, कोयला, बॉक्साइट इत्यादि है। खनिजों की रासायनिक एवं भौतिक विश्लेषण के आधार पर खनिजों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहला को धात्विक खनिज कहते हैं और दूसरा को अधात्विक खनिज। अब हम लोग जानते हैं धात्विक खनिज क्या है। वह खनिज वास्तविक उत्पत्ति होती है, वो धात्विक उत्पत्ति होते हैं, धात्विक खनिज कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लौह अयस्क, तांबा, सोना इत्यादि, ये सब धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। धात्विक खनिज को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। लौह वह खनिज जिसमें लौह अंश मौजूद होता है, लौह धात्विक खनिज कहलाता है। उदाहरण के लिए लोहा, मैग्नीज। अधात्विक खनिज जिसमें लोहा का अंश नहीं होता है, जैसे तांबा इत्यादि। अधात्विक खनिज के बारे में जानते हैं। अधात्विक खनिज कार्बनिक और अकार्बनिक उत्पत्ति से होते हैं, जिसमें धातु नहीं होता है। इसे अधात्विक खनिज को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, ईंधन खनिज और अन्य खनिज। वह खनिज जो कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं ईंधन खनिज कहलाते हैं। उन्हें पृथ्वी से दबे प्राणियों एवं पादपों द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोल। अन्य खनिज धात्विक अकार्बनिक पदार्थों के होते हैं, जैसे अभ्रक, चूना, पत्थर, ग्रेफाइट इत्यादि, जो समुंदर से पाए जाते हैं। ये सब हमारे धात्विक खनिज है, ग्रेफाइट इत्यादि। अब हम लोग जानते हैं भारत में खनिज एजेंसियां। तो भारत में खनिजों का व्यवस्थित सर्वेक्षण तथा उनके अन्वेषण का कार्य अनेकों एजेंसियों द्वारा किया जाता
है। भारत में अनेक एजेंसियों द्वारा खनिज का खनन किया जाता है। सबसे पहले है भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, भारतीय गोल्डन माइंस लिमिटेड, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। ये सब हमारे भारत के एजेंसियां हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोग को एक नंबर में ही पूछ देगा कि GSI का फुल फॉर्म क्या होता है, इसीलिए इसका इंग्लिश भी ज़रूर से ज़रूर देखिएगा दोस्तों। ये हमारे खनिज एजेंसियां के नाम है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सब हमारे खनिज के एजेंसियां हैं दोस्तों। अब हम लोग जानते हैं भारत में खनिजों का वितरण किस प्रकार से किया जाता है। भारत में खनिजें मुख्यतः 3 पट्टियों में वितरित होती है, 3 भागों में वितरित किया जाता है। पहला उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, उत्तरी पूर्वी पठारी, इसके बाद दूसरा हो जाता है दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश। उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, इस पट्टी में उड़ीसा के पठार, छोटा नागपुर, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्सों शामिल है। इस पट्टी के कुछ मुख्य खनिज है कोयला, बॉक्साइट, लौह, अभ्रक, मैंगनीज। इन खनिजों के कारण अधिकांश लौह और इस्पात उद्योग यहाँ स्थित है। यहाँ पर अधिक मात्रा में उद्योग स्थित है। दूसरा का हो गया दोस्तों दक्षिण पश्चिम पठार प्रदेश, इस पट्टी में गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल इत्यादि हिस्से शामिल है। गोवा में लौह अयस्क की खानें स्थित है। मोनोडाइज रेत और थोरियम का भंडार केरल में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है उत्तर पश्चिमी प्रदेश, इस पट्टी के खनिज धारवाड़ चट्टानों से होते हैं जो गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। इस पट्टी के मुख्य खनिज निम्नलिखित है: तांबा, दस्ता, ग्रेफाइट, संगमरमर, बलुआ पत्थर, जिप्स इत्यादि। ये चूना पत्थर, गोल्डमाइंड खनिजों का कारण सीमेंट का उद्योग यहाँ है। गुजरात और राजस्थान में नमक का भी उत्पादन होता है जिसे कच्छ कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन क्या है? वह सभी संसाधन जो ऊर्जा पदार्थ करते हैं उसे ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारा 2 प्रकार से ऊर्जा होता है, कृत्रिम ऊर्जा और सौर ऊर्जा। उसके बारे में जानते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल इत्यादि, इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। ऊर्जा संसाधनों के प्रकार। ऊर्जा के संसाधनों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है: परंपरागत संसाधन और अपरंपरागत संसाधन। ऊर्जा के परंपरागत संसाधन ऊर्जा के नवीकरणीय समाप्त होने वाली संसाधन है, जबकि अपरंपरागत संसाधन। अब हम लोग जानते हैं ऊर्जा के परंपरागत संसाधन क्या है, उसके बारे में जानते हैं। ऊर्जा के परंपरागत संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनका उपयोग मानव एक लंबे समय से करता है। ऊर्जा के परंपरागत संसाधन और अनवीकरणीय अर्थात एक बार उपयोग किए जाने के बाद उन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऊर्जा के परंपरागत संसाधन सामयिक है, अर्थात एक समय के बाद यह समाप्त हो जाएगा। विश्व में ऊर्जा परंपरागत संसाधनों का वितरण असमान है। विश्व में प्रदूषण का मुख्य कारण ऊर्जा के परंपरागत संसाधन है। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोल इत्यादि, जो लंबे समय तक हमें वातावरण को प्रदूषित करता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं ऊर्जा के अपरंपरागत संसाधन। ऊर्जा के अपरंपरागत संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिसका प्रयोग मानव लंबे समय से नहीं कर रहा, परंतु वर्तमान में इसका प्रयोग शुरू हुआ है। ऊर्जा के अपरंपरागत संसाधन नवीकरणीय है, अर्थात एक बार उपयोग किए जाने के बाद उन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ऊर्जा के परंपरागत संसाधन असाम्य है, अर्थात यह कभी समाप्त नहीं होगी। परंपरागत संसाधनों की तुलना में अपरंपरागत संसाधन अधिक सामान्य रूप से विस्तृत है। इससे पर्यावरण को लगभग ना के बराबर नुकसान होता है।
जबकि कोयला से हमारे वातावरण को ज़्यादा प्रदूषित होता है और यह सोलर से कम होता है। उदाहरण के लिए सोलर इत्यादि हमारा ये अपरंपरागत संसाधन है, इससे पर्यावरण प्रदूषित न के बराबर होती है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि से वातावरण अशुद्ध होता है और यह सीमित संसाधन है। अब हम जानते हैं कि संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार करना है, जैसे कोयला इत्यादि को किस प्रकार से संरक्षित करना है। एक देश की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने में खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खनिजों का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि खनिज ऊर्जाओं के मुख्य साधनों में से एक है। खनिज का समय संसाधन है और यह एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा। खनिजों को प्राकृतिक रूप से बचाने में लाखों वर्षों का समय लगता है। इस वजह से इसकी समाप्ति के बाद इन्हें प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। सतत पोषणीय विकास सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान दौर में खनिजों का संरक्षण करना जरूरी है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी अभी खनिजों का भरपूर प्रयोग कर सके। इसीलिए हमें इसे बचाना जरूरी है। इसका उपयोग कम करना चाहिए और बेकार इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं अब हम लोग खनिजों को संरक्षण करने का क्या क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि खनिजों एक समय संसाधन है एवं उन्हें बनाने में लंबा समय लगता है, इसीलिए इसका उपयोग आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। इसका संरक्षण के निम्न तरीकों से किया जा सकता है। सीमित उपयोग। वर्तमान समय में इसका उपयोग खनिजों को सीमित उपयोग करके इसका संरक्षण किया जा सकता है, ताकि भविष्य में उसकी उपलब्धता उसी तरह से बनी रहे। इस तरह वर्तमान दौर में उपयोग धात्विक खनिजों को पूर्ण उपयोग करके उन्हें संरक्षित किया जा सकता है। ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों का उपयोग। ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों का उपयोग करके खनिजों को संरक्षित किया जा सकता है, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इस प्रकार हम लोग इस खनिजों को संरक्षण कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे। यह आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट है। इसे ज़रूर से ज़रूर देखें, अंत तक देखें और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलेंगे। दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।